नमस्कार साथियों। आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ मंगलेश जी की कुछ कविताएं लेकर। ये 5 कविताएं मंगलेश जी की न केवल हम सबको याद दिलाती हैं, बल्कि उनके मिजाज का, उनके उनकी कला दृष्टि, उनकी राजनीतिक उठापटक और उनके अंतःकरण का आईना दिखाती हैं ये कविताएं। मंगलेश जी की सभी कविताएं लगभग ऊपर से बड़ी संयमित, बड़ी शांत और कभी-कभी कोमल दिखने वाली कविताएं बड़ी सख्त जान है। सख्त जान जब मैं कह रही हूँ तो मतलब हर जोखिम के लिए तैयार। इतिहास ने जो जो जख्म दिए, कुछ दर्ज हुए, कुछ दर्ज नहीं हुए। मानवीय यातना को, पीड़ा को सोखने की और प्रतिरोध की गजब की शक्ति थी मंगलेश जी में। मंगलेश जी पर बहुत कुछ कहा गया, बहुत कुछ कहना सुनना बाकी रह गया। कवि और उसकी कविता के बीच न आलोचक को आने का हक है और न सहृदय सुहृदय समाज को। कविता अपने में ही जब बहुत कुछ कहने का दम रखती है, ये जोखिम उठाती है, तो क्यों ना कविता के साथ ही हुआ जाए। ये संग्रह मुझे विशेष प्रिय है और इस पर मैंने रिसर्च भी किया है, काम किया है, गाहे बगाहे इस पर बातचीत भी की है कई साहित्यिक संगठनों, सामाजिक मंचों पर। आज मैं उसी संग्रह नए युग में शत्रु से अपनी पसंद की 5 कविताएं पढ़ूंगी। पहली कविता है घटती हुई ऑक्सीजन। अक्सर पढ़ने में आता है दुनिया में ऑक्सीजन कम हो रही है। अक्सर पढ़ने में आता है दुनिया में ऑक्सीजन कम हो रही है। कभी ऐन सामने दिखाई दे जाता है वह कितनी तेजी से घट रही है। रास्तों पर चलता हूँ, खाना खाता हूँ, पढ़ता हूँ, सोकर उठता हूँ तो एक लंबी जमुहाई आती है। जैसी ही किसी बंद वातानुकूलित जगह में बैठता हूँ, उबासी का एक झोंका भीतर से बाहर आता है। एक ताकतवर आदमी के पास जाता हूँ तो तत्काल ऑक्सीजन की जरूरत महसूस होती है। एक ताकतवर आदमी के पास जाता हूँ तो तत्काल ऑक्सीजन की जरूरत महसूस होती है। बढ़ रहे हैं नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड और हवा में झूलते हुए चमकदार और खतरनाक कण। बढ़ रही है घृणा, दमन, प्रतिशोध और कुछ चालू किस्म की खुशियां भी। बढ़ रही है घृणा, दमन, प्रतिशोध और कुछ चालू किस्म की खुशियां भी। चारों ओर गर्मी, स्प्रे की बोतलें और खुशबूदार फुहारें बढ़ रही हैं। अस्पतालों में दिखाई देते हैं ऑक्सीजन से भरे हुए सिलेंडर। नीम होशी में डूबते उतराते मरीजों के मुंह पर लगे मास्क और उनके पानी में बुलबुले बनाती हुई थोड़ी सी वायु, प्राणवायु। ऐसी जगहों की तादाद बढ़ रही है। ऐसी जगहों की तादाद बढ़ रही है जहां सांस लेना मेहनत का काम लगता है। दूरियां कम हो रही हैं, लेकिन उनके बीच निर्वात बढ़ते जा रहे हैं। हर चीज ने अपना एक दड़बा बना रखा है। हर आदमी अपने दड़बे में कैद हो गया है। स्वर्ग तक उठे हुए 4-5-7 सितारा मकानात चौतरफा महाशक्तियां 1 लाख मारती हैं और आसमान का एक टुकड़ा गिर पड़ता है। महाशक्तियां 1 लाख मारती हैं और आसमान का टुकड़ा गिर पड़ता है। मेरी पसंद की दूसरी जरूरी कविता है भूमंडलीकरण। अचानक किसी चीज से टकरा कर लड़खड़ाता हूँ तो जैसे अपने ही भीतर से आवाज आती है, हा हा हा। कुछ कहते हुए थोड़ी देर में हकलाने लगता हूँ तो फिर कोई कहता है, तुम फिर पकड़ लिए गए।
अपनी अयोग्यता को छिपाते आ रहे थे अभी तक। कोई है जो मेरी तलाशी ले रहा है, मेरे लिखे हुए शब्दों को उल्टी तरफ से पढ़ रहा है, मेरी भाषा में उगे हुए पेड़ों पहाड़ों को समतल कर रहा है, उसकी नदियों का पानी सुखा रहा है। कोई है जो मेरी तलाशी ले रहा है। इन दिनों लोगों को परवाह नहीं उनके साथ क्या हो रहा है। इन दिनों लोगों को परवाह नहीं उनके साथ क्या हो रहा है। कोई अन्याय को महसूस नहीं करता, कोई अत्याचार को धूल की तरह झाड़ देता है। सहसा चिल्ला उठते हैं, नहीं नहीं। कहीं से तुरंत कोई खुशी खोज कर ले आते हैं। कहीं से तुरंत कोई खुशी खोज कर ले आते हैं, उसे जमा कर लेते हैं अपने पास, जैसे वह सिर्फ उनके लिए बनी हो। बहुत सारे कपड़े और जूते पहन लेते हैं, बहुत सारा खाना खा लेते हैं, एक महंगा मोबाइल निकालते हैं, अपने अश्लील संदेशों के साथ दंगों में मारे गए लोगों के घरों से उठा कर ले आते हैं एक टेलीविजन, ताकि जारी रहे उनका मनोरंजन। बड़ी तेजी से दुनिया बनती जा रही है एक बड़ा गांव। लोभ, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष के लिए अब कहीं नहीं जाना पड़ता। हर चीज समान रूप से मिलने लगी है हर जगह। हर चीज समान रूप से मिलने लगी है हर जगह। मनुष्यों के संबंध बहुत पतले तारों से बांध दिए गए हैं, जो बात बात में टूट जाते हैं, जो बात बात में टूट जाते हैं। उन्हें जोड़ने के लिए फिर से जाना होता है बाजार, जहां तमाम स्वादिष्ट चीजें एक बेस्वाद जीवन को घेरे हुए हैं और इतनी आपाधापी है कि दाएं हाथ को बायां हाथ नहीं सूझता। हालांकि हालांकि दोनों हाथ लगातार तालियां बजाते रहते हैं। कोई है जो हमारे कपड़ों में छेदों को खोज रहा है, ताकि उनमें अपने हाथ, कुहनियां और पैर डाल सके। कोई है जो हमारे भीतर खाली जगह देख रहा है, ताकि वहां ठूंसा जा सके बचा खुचा खाना। कोई है जो हमारे जबड़ों को जांच रहा है, ताकि वहां लालच की कुछ कौर रखी जा सकें। कोई हमसे तपाक से हाथ मिला रहा है, हमारी गर्दनों को फूल मालाओं से लाद रहा है। कोई हमें लगातार युद्ध के मैदान की तरफ ले जा रहा है, और कोई कह रहा है, धीरे धीरे जब तुम बहुत कम मनुष्य रह जाओगे। कोई कह रहा है, धीरे धीरे जब तुम बहुत कम मनुष्य रह जाओगे, तो इस खेल के अंत में तुम्हें मिलेगा एक बड़ा सा पुरस्कार। तो इस खेल के अंत में तुम्हें मिलेगा एक बड़ा सा पुरस्कार। साथियों, मेरी पसंद की तीसरी कविता है मंगलेश डबराल जी की, माँ की स्मृति। तरह तरह से होने वाली औरतों की मृत्यु के बावजूद मैं अंत तक सोचता था, माएँ कहीं नहीं जाती। माएँ कहीं नहीं जाती, हद से हद पड़ोस में गई रहती हैं, या खेत और जंगल की ओर। जैसे शाम होते ही चिड़िया लौटती है और लौट आती है, माँओं का शाम का आसमान हर जगह घर वापसी से भरा होता है। कुछ साल बाद वह बीमार पड़ी और शहर आई। कुछ साल बाद वह बीमार पड़ी और शहर आई, जहां उसे बार बार अस्पताल जाना पड़ा। तब भी वह जल्दी घर लौटने की बात कहती थी। शायद कभी वह अपने बचपन में जाती होगी, जो अब एक दूसरा ही लोक था। पता नहीं कब की विदा हो चुकी अपनी माँ और दादी के पास। शायद कभी वह बचपन में जाती होंगी, जो अब एक दूसरा ही लोक था। वह अक्सर कहती थी, औरतों के दो घर, दो जन्म होते हैं, दोनों में साथ साथ रहना होता है इन अभागिनों को मृत्यु तक। दोनों में साथ साथ रहना होता है इन अभागिनों को मृत्यु तक। और सबका सुख चाहने के लिए अपने जन्मों में भी ईश्वर उन्हें बना देता है औरत।
ईश्वर उन्हें बना देता है औरत। जब उसकी तकलीफ ज्यादा बढ़ जाती, जब उसे लगता कि पृथ्वी पर वह हवा की तरह थी, वहां उसका बोझ बढ़ता जा रहा है, तो वह हर किसी से क्षमा याचना करती दिखती। जब आखिरकार वह इस संसार से जाने को हुई, वह अपने बादलों, खेतों, पेड़ों और हवाओं को बुलाना चाहती थी। वह अपने बादलों, खेतों, पेड़ों और हवाओं को बुलाना चाहती थी। पांचों उसकी बेटियां दौड़ी आईं। कुछ देर वह उनके चेहरों पर पता नहीं क्या देखती रही। फिर उसने कुछ कहा जो किसी को ठीक से सुनाई नहीं पड़ा। कुछ कहो, कुछ बताओ, हमारे लिए कुछ कहो, सब यही पूछते थे। कुछ कहो, कुछ बताओ, हमारे लिए कुछ कहो, सब यही पूछते थे। उसके जाने पर मैंने उसके तमाम कपड़े बांट दिए। उसका बिस्तर, उसका तकिया, शॉलें, चश्मा, उसकी चप्पलें, उसकी दवाएं फेंक दी, दाग धब्बों से भरी चादरें बाहर कर दी। कमरे में उसका कोई सामान नहीं बचा। अगर कुछ बचा तो वो मैं था जिसने कर्मकांड में एक बदबूदार नदी के तट पर ले जाकर उसे जलाया और बहा दिया। कितनी जल्दी उसे एक स्मृति में बदल जाना था। एक पूर्वज की तरह एक कर्मकांड में याद आना था। साथियों, मंगलेश जी की बेहतरीन कविताओं में ये चौथी कविता, शरीर। जिनसे हम प्रेम करना छोड़ देते हैं, वे चीजें हमें छोड़कर चली जाती हैं। या अपनी ही जगह ओझल होने लगती हैं। हमारे शरीर भी इसी तरह धीरे धीरे हमसे दूर हो गए। एक समय के सुंदर हमारे हाथ पैर अब कितने बेगाने हैं, या चेहरा किसी दूसरे शरीर का लगता है। यह दिमाग जो दुनिया में अकेला जगमग करता था, अब एक छोटी भुरभुरी चट्टान जैसा है। और हड्डियां जो मृत्यु के बाद भी चमकती रहती हैं, एक खटखट में बदल गई हैं और भीतर से दरवाजा खोलने की कोशिश करती हैं। हम अपने शरीरों से मनमाना व्यवहार करते रहे, जैसे हमें कुछ ही समय के लिए मिले हों, मुफ्त में मिले माल की तरह लुटाते हुए। हमने कभी उनके स्पंदन नहीं सुने, हमने उनके दर्द को नहीं छुआ, कभी उन्हें उनकी निबिड़ एकाकी सुंदरता में देखा नहीं, कभी सोचा नहीं इनके भीतर भी एक आत्मा रहती है। शरीर के उपभोक्ता हम जान नहीं पाए, कैसे करें उससे प्रेम। अब हर तरफ एक विराट स्थूल शरीर पसरा है। उसके विस्तार के लिए दिन रात खुली हुई व्यायामशालाएं हैं, फुलाए हुए सीनों और बाजुओं की मोटी मछलियों का प्रदर्शन, टांगों और बाहों के फालतू बाल उड़ाने की करामातें, उनका मैल छुड़ाते हुए नित नए साबुन, शरीर के दुख को दबाती हुई खुशबुओं की फुहारें, शरीर का इतना शोर, शरीर का इतना प्रचार, शरीर की मृत्यु छिपाने के लिए लगातार बढ़ते जाते उसके जन्म के उत्सव। शरीर की मृत्यु को छिपाने के लिए लगातार बढ़ते जाते उसके जन्म का उत्सव। और ये कविता पढ़ते हुए मुझे रघुवीर सहाय बार बार याद आए। रघुवीर सहाय की भी एक प्रसिद्ध कविता है, चेहरा। लगता है कि मंगलेश जी पर
उनकी प्रेरणा, उनकी कविता की प्रेरणा और प्रभाव रहा होगा निश्चित तौर पे। तो ये बेहतरीन कविताओं में से है, 5वीं कविता है श्रृंखला की, चेहरा। विचार और चेहरे के बीच एक घनिष्ठ संबंध है। विचार और चेहरे के बीच एक घनिष्ठ संबंध है। वे एक दूसरे को गढ़ते, ढालते, बनाते, बिगाड़ते रहते हैं। एक इच्छा चिड़िया की तरह भीतर जन्म लेती है और एकाएक चेहरे पर उड़ान की तरह प्रकट हो जाती है। एक अच्छा विचार माथे की शिकन मिटा देता है। कुटिल चेहरे तत्काल अपने विचारों को कलुषित बना देते हैं। किसी नफरत में ढले हुए वे एक समान दिखते हैं। किसी नफरत में ढले हुए वे एक समान दिखते हैं, एक दूसरे की नकल करते हुए, एक जैसी अहंकार, सिर, एक सी मूछें और एक सी मंद मुस्कान, जैसे किसी एक गिरोह के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सदस्य। गौर से देखें, गौर से देखें, चेहरे तमाम एक सरीखे हैं। भले ही वे अलग अलग देश काल के अत्याचारों के निशाने में हों, सिर्फ अन्याय की विजय यात्रा ने बढ़ा दिए हैं उनके तमगे, सितारे। उनकी तस्वीरें इतनी धुंधली, उनकी तस्वीरें इतनी धुली पूछी हैं जैसे वे अब भी करते हो राज। एक अमानुष की भंगिमा से एक अमानुष झांकता है। एक अमानुष की भंगिमा से एक अमानुष झांकता है। वह उसे छिपाता नहीं, बांटता चलता है जगह जगह। चेहरा और चरित्र जैसे ही एक होते हैं, चेहरा और चरित्र जैसे ही एक होते हैं, बदल देते हैं आदमी की चाल। महंगे ताकतवर चेहरे हर तरफ बढ़ते जा रहे हैं। महंगे ताकतवर चेहरे हर तरफ बढ़ते जा रहे हैं। उनकी एक जैसी हंसी, आंखों में एक जैसी चमक, आरामदेह चेहरों पर सजे धजे बैठे हुए उनके विचार। वे एक गरीब देश में जीने के शानदार तरीके बेचते रहते हैं। वे एक गरीब देश के जीने के शानदार तरीके बेचते रहते हैं। हाथ में शक्तिवर्धक दवा लिए हुए एक महानायक समाज को आंख मारता है। इन्हीं चेहरों से बना है हमारे वक्त का प्रमुख आतताई विचार। इन्हीं चेहरों से बना है हमारे वक्त का प्रमुख आतताई विचार। उन चेहरों में काफी मेलजोल है। उन चेहरों में काफी मेलजोल है जो अक्सर निर्बल, डरे हुए, हैरान, मूक, एकटक देखते रहते हैं। उन पर मर्म भेदने वाली कहानियां लिखी जाती हैं। एक चेहरा स्याही के धब्बे जैसा, एक चेहरा नंगी नुकीली चट्टान जैसा, एक चेहरा आंसू की बूंद जैसा, गिरने गिरने को एक चेहरा जो मार खाकर रोया नहीं। निराला याद आ गए, निराला की वो आंखें जो मार खा रोई नहीं। एक चेहरा जो मार खाकर रोया नहीं। कभी कभी अचानक कौन जाता है विचार की तरह। विचार और चेहरे के बीच एक घनिष्ठ संबंध है। विचार और चेहरे के बीच एक घनिष्ठ संबंध है। तो साथियों, ये आज में हम लोगों के साथ मंगलेश डबराल थे और उनके नए युग का शत्रु, और उस संकलन से मेरी पसंदीदा ये 5 कविताएं आज मैंने आपके सामने पढ़ी। उम्मीद करती हूँ आपको जरूर पसंद आई होंगी। शुक्रिया।